ये रहा जेएलओ का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। ये जो पेपर नंबर सेकंड है जो कि सीपीसी और सीआरपी से संबंधित है। इसमें जेएलओ के लगभग 150 क्वेश्चन हैं जिनको हम एक्सप्लेनेशन वाइज सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि भविष्य में आपको लॉ के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहे और लॉ के संबंध में या जुडिशरी का कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें हम डेली इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी जानकारी को अपडेट करते रहिए। तो इसीलिए आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यह रहा हमारा जेएलओ का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है? एक पक्षीय डिग्री के विरुद्ध, जिला न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध, पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिग्री या उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिग्री। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा जो डिग्री प्राप्त की जाती है उस डिग्री की जो है अपील नहीं की जा सकती है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 74 संबंधित है निष्पादन के प्रतिरोध से, निवास गृह में संपत्ति के अभिग्रहण से, कृषि उपज को भागत छूट से और अनुरोध पत्र से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धारा जो 74 है वो निष्पादन में प्रतिरोध से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, सिविल न्यायालय की अधिकारिता कौन अभी निर्धारित करता है? वादी का अभिवचन, प्रतिवादी का अभिवचन, न्यायालय स्वयं या साक्षी द्वारा दिया गया कथन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वादी का जो अभिवचन है वही सिविल न्यायालय की अधिकारिता को निश्चित करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फैक्टा प्रोपेंडा से आशय है तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता है नहीं है, तथ्य जो पहले ही साबित हो चुके हैं, तथ्य जो दूसरे तथ्यों को साबित करते हैं, तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फैक्टा प्रोपेंडा जो होता है वे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। तो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी पक्षकार को वाद की सुनवाई के दौरान पर्याप्त हेतु दर्शित करने पर कितनी बार स्थगन अनुदत्त किया जा सकता है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीपीसी का जो ऑर्डर है 17 वह 3 बार स्थगन के संबंध में प्रावधान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 बार। अगला क्वेश्चन, दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 SC 1457 का वाद संबंधित है सिविल प्रकृति के वाद से, निष्पादन प्रक्रिया के अंतरण से, स्थगन से या प्रांगण न्याय के सिद्धांत से। तो जैसा कि हम जानते हैं जो दरियाव सिंह बनाम उत्तर प्रदेश वाला जो वाद है वह प्रांगण न्याय से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रांगण न्याय, रेस जुडिकेटा। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से किसकी अभिवचन में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है? दस्तावेज के प्रभाव की, सबूत के भार की, कपट के मामलों में विशिष्टियों की, तात्विक तत्वों का कथन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबूत का भार या सबूत के भार के बारे में दस्तावेज के अभिवचनों में वर्णन किया जाना आवश्यक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, क्वेश्चन नंबर 9। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से कौन सी धारा सिविल न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान करती है? तो हम सब जानते हैं कि सिविल न्यायालय को इनहेरेंट पावर जो है वो धारा 151 प्रदान करती है। तो धारा 151, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। वह व्यक्ति जो एवज की ओर से वाद संचालित करता है कहलाता है संरक्षक, प्रतिनिधि, वाद मित्र, रिश्तेदार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एवज की ओर से जो वाद प्रस्तुत करता है वो वाद मित्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, डिग्री के निष्पादन के लिए निर्णीत ऋणी के गिरफ्तारी के मामलों में निर्वहन भत्ते का भुगतान कौन करता है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज्य सरकार जो किसी भी व्यक्ति के लिए निर्वहन भत्ते का भुगतान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा 4। क्वेश्चन नंबर 11, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 24 में किसके द्वारा धनराशि का भुगतान किया जाता है? तो इस संबंध में पहला वादी द्वारा, प्रतिवादी द्वारा, साक्षी द्वारा या स्वयं न्यायालय द्वारा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्रश्न का जो उत्तर, तो आंसर हो जाएगा प्रतिवादी, वादी द्वारा, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। ये जो प्रश्न है वो ऑर्डर 25 से संबंधित है और इसमें जो धनराशि का भुगतान है वादी द्वारा दिया जाता है। जो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, चूंकि ये ऑर्डर नंबर 24 है, 25 नहीं, 24 में जो है वो कोर्ट के अंदर जो भुगतान है धनराशि कौन जमा कराएगा? प्रतिवादी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, प्रतिवादी, ऑर्डर नंबर 24 के अंतर्गत ऋणी या नुकसान के वसूली के वाद में प्रतिवादी वाद में न्यायालय में जो है धन या राशि का भुगतान करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 25 के अंतर्गत खर्चों के लिए प्रतिभूति कौन देता है? इसमें जो खर्चों के लिए जो प्रतिभूति है वह प्रतिवादी देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिवादी। सॉरी, इस प्रश्न का जो आंसर है वह खर्चों के लिए जो प्रतिभूति है इस वाले प्रश्न में, यानी कि ये ऑर्डर 25 है, तो इसमें जो आंसर होगा वो फोर्थ वादी देगा। ऑर्डर नंबर 24 में प्रतिवादी न्यायालय में पैसे जमा कराता है, जबकि ऑर्डर नंबर 25 में जो प्रतिभूति
या जो प्रतिभूति के लिए जो खर्चा है वो वादी देता है। तो ये 24 और 25 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जेलों में इसी तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तो निम्न में से कौन सी शक्ति उसे प्रदत्त नहीं है? संपत्ति को विभाजन करने की, शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति, दस्तावेज को मंगवाने या परीक्षण करने की शक्ति, या लेखाओं के परीक्षण की शक्ति है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कमिश्नर सिविल न्यायाधीश नहीं है तो उसके पास शास्ति अधिरोपित करने का पावर नहीं होता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, शास्ति अधिरोपित होने की शक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, जब न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 25 के अंतर्गत प्रतिभूति देने का आदेश पारित कर दिया जाता है और वह प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो न्यायालय आदेश पारित करेगा किस बात का? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑर्डर 25 में प्रतिभूति वादी देता है, और अगर वादी प्रतिभूति नहीं देगा तो न्यायालय क्या कर देगा? वाद खारिज कर देगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1, वाद खारिज कर दिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 15, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 27 क के नियम 2 के अंतर्गत न्यायालय सरकार को किस रूप में पक्षकार जोड़ सकता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑर्डर नंबर 25 है वो संवैधानिक मामलों के संबंध में वादों से संबंधित है या विधि की लीगलिटी को चैलेंज करने से संबंधित है। तो इस मामले में जो सरकार को जो पक्षकार है वो प्रतिवादी के रूप में बनाया जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 3, प्रतिवादी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16, जहां वाद किसी नियम के विरुद्ध संश्लिष्ट किया जाता है संबंध की तामील की जाती है सचिव को, निर्देशक को, अन्य प्रधान अधिकारी को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर जो तामील है अगर कंपनी को की जा रही है तो संबंध की जो तामील है वो निर्देशक को की जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्देशक को। क्वेश्चन नंबर 17, न्यायालय की इजाजत के बिना किसी वाद मित्र या वादार संरक्षक द्वारा अवैध की ओर से किया गया करार या समझौता सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य होता है, सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करने होगा, या अवैध से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करने होगा, और चौथा वैध होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑर्डर जो 32 है वो वाद मित्र के द्वारा या वादा संरक्षण के द्वारा अवैध की ओर से वाद केस आने के संबंध में प्रावधान करता है। तो अगर करार या समझौता न्यायालय की अनुमति के बिना किया जाएगा तो अवैध से भिन्न जो सभी पक्षकार हैं उनके विरुद्ध ये जो निर्णय है वो शून्य करनीय होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 18, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26 के नियम 19 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है? तो ऑर्डर 26-19 के तहत ऑर्डर जारी करने की जो पावर है वो उच्च न्यायालय के पास है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 38 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा न्यायालय स्थावर संपत्ति के कुर्की का आदेश नहीं दे सकता है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑर्डर 38 के अंतर्गत जो लघुवाद न्यायालय होता है वो स्थावर संपत्ति के कुर्की का आदेश नहीं दे सकता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर 1, लघुवाद न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक अपील सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित के रूप में की जाएगी। आवेदन पत्र, ज्ञापन, वाद पत्र या सूचना। तो
जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपील होती है वो हमेशा एक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञापन। सील प्रक्रिया 1908 की निम्न में से कौन सी धारा पुनर्विलोकन से संबंधित प्रावधान है? धारा 112, धारा 113, धारा 114, धारा 115। तो हम जानते हैं कि रिव्यू का जो प्रावधान है वो धारा 114, धारा 114 में किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3, धारा 114। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा वाद संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निस्तारित नहीं किया जा सकता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्डर नंबर 37 जो है वो संक्षिप्त वाद से संबंधित है, संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित वादों से संबंधित है। और तो विनिमय पत्र पर आधारित वाद, वचन पत्र पर आधारित वाद, संपत्ति के विभाजन के लिए वाद, या लिखित संहिता से उद्भूत ऋण की वसूली के लिए वाद। तो ज्यादातर जो संबंध प्रक्रिया द्वारा, संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा जो वाद का जो निस्तारण होता है वह धन से संबंधित होता है। परंतु हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है, संपत्ति के विभाजन से, वह संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निस्तारित नहीं किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 23, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा में मूल डिग्री के विरुद्ध अपील के प्रावधान निहित है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला ऑप्शन धारा 96, दूसरा ऑप्शन 600 धारा, तीसरा ऑप्शन धारा 104 और चौथा ऑप्शन है धारा 113। तो मूल डिग्री की जो अपील है उसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 96 में किया गया है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के में रिक्त स्थान अस्थायी व्यादेश संबंधी प्रावधान निहित है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्डर 39 जो है अस्थायी व्यादेश से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑर्डर 39। क्वेश्चन नंबर 15, सिविल मामलों के संबंध में किस न्यायालय के पास पुनरीक्षण की शक्ति है? जिला न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, उच्च न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिविजन की पावर जो है सिविल न्यायालय में, सिविल मामलों में, वह उच्च न्यायालय में निहित होती है। तो और रिवीजन का जो प्रावधान है वो सीपीसी की धारा 115 में किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमने जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है उसके प्रतिफल के बदले में आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि कि जो आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और जेएलओ की तैयारी आपके चरम सीमा को पार कर सके। धन्यवाद।